नमस्कार, मनी कंट्रोल हिंदी पर आप सभी का स्वागत है और मैं शुभम शर्मा। तालिबान के हाथों में अफ़गानिस्तान एक बार फिर से चला गया है और रविवार को राष्ट्रपति अशरफ गनी अचानक देश छोड़कर चले गए, जिसके बाद काबुल की सीमा पर खड़ा तालिबान अंदर घुस गया और राष्ट्रपति अशरफ गनी के जाने के बाद उन्होंने पूरी तरह से अफ़गानिस्तान पर कब्ज़ा कर लिया है। अब इसी पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सामरिक और रक्षा मामलों के जानकार कमर आगा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है मनी कंट्रोल हिंदी पर। सर, अब सभी के दिमाग में एक सवाल यही है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि तालिबान 2.0 अफ़गानिस्तान में, और सर अब आगे क्या? आगे क्या, देखिए, तालिबान ने आतंक के माध्यम से कब्ज़ा तो कर लिया मुल्क के ऊपर, लेकिन मुल्क के ऊपर ये बहुत दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि कई कारण हैं उसके। पहली बात तो ये कि रूल चलाने के लिए ज़रूरी ये होता है कि लोकल सपोर्ट हो, उन्हें लोकल सपोर्ट नहीं है। ज़्यादातर लोग इनके ख़िलाफ़ हैं। पश्तून मलेशिया है ये बेसिकली तालिबान जो होते हैं, और 96 में जब ये पहली बार आए थे तब पश्तून्स की ने सपोर्ट थी, अब पश्तून इनके साथ भी नहीं है। फिर ताजिक, उज़्बेक, हज़ारा और दूसरी माइनॉरिटीज़ जो हैं वो लगभग 52% के करीब हैं। वो इनसे बिल्कुल कोई मेल नहीं खाता, क्योंकि लीडरशिप नहीं थी, ऑर्गेनाइज नहीं हो पाए, वो सब सरकार के साथ जुड़े हुए थे, इसलिए इनको मुझे लगता है कि जल्दी ही ये लोग रीग्रुप होंगे। जो अफ़गानिस्तान की सेना के लोग हैं भागे हुए हैं, वो भी मैं समझता हूँ कि बहुत से इनको ज्वाइन करेंगे अलग अलग उसमें, और एक लंबी लड़ाई का सिलसिला चलेगा। इसलिए कि तालिबान की जो सपोर्ट बेस है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान इनको अबेंडन करेगा नहीं, इनकी सपोर्ट बेस रहेगी। दूसरी चीज़ ये भी संभव है कि इनके यहाँ बहुत से ग्रुप्स हैं, तालिबान एक ग्रुप नहीं है, तालिबान के अंदर बहुत से ग्रुप हैं, और ये ग्रुप जो हैं ये इनमें आपस में भी लड़ाई का डर हो सकता है, इसलिए कि तालिबान के में ये लैंड कंट्रोल करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मिनरल्स, माइंस के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए, और पॉलिटिकल शेयर को भी लेके झगड़ा हो सकता है। ये जल्दी होगा कहना, लेकिन इसकी भी संभावना है कि ये आपस में भी लड़ें और वैसे भी इनकी लड़ाई। दूसरी बात ये कि इनके पास कोई डेवलपमेंट एजेंडा नहीं है, केवल धार्मिक इनकी सोच है, तो ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। अफ़गानिस्तान में बहुत बदलाव आ चुका है पिछले 20 साल में। लोगों ने काफ़ी पढ़ लिख लिए गए हैं, औरतों ने बहुत पढ़ाई लिखाई की है वहाँ पे, फिर उसके बाद स्कूल, कॉलेजेस और ये सब, तो उसकी वजह से एक सोच बदली है वहाँ के लोगों की, और वो चाहते हैं कि और डेवलपमेंट हो, तरक्की करे। सर, जैसा आपने कहा कि मतलब ये लोग एक इनका आपसी में भी जो गुट है उनमें भी नहीं बनती है कुछ भी, लेकिन इनका सामना जो अफ़गानिस्तान में था वो सरकार और सेना, जहाँ मतलब एक डेमोक्रेटिक सरकार जो होती है उसमें सामंजस्य होता है अपना आपसी, लेकिन फिर भी सरकार इनके सामने और सेना इनके सामने मतलब समझ नहीं आया कि कैसे घुटने टेक गई। देखिए, उसके कई कारण हैं। पहली बात ये कि पॉलिटिकल लीडरशिप ही फेल हो गई। प्रेसिडेंट गनी ने कुछ अपनी लीडरशिप नहीं दिखाई, ऐसा लगता था जैसे वो बल्कि उन्हीं ने हेल्प की तालिबान की इनडायरेक्टली। दूसरी बात ये थी कि सेना पूरी तरीके से ट्रेंड ही नहीं थी। वो लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए, इंटेलिजेंस के लिए और दूसरी जो सपोर्ट्स होती हैं उन सब के लिए वो अमेरिका पे निर्भर थी, और वही इनकी पूरी मदद करते थे, और वो इनको हेडक्वार्टर इनका कतर में था, वहाँ से कंट्रोल होता था, कभी कहीं से होता था, और बहुत हाई प्रोफाइल सेना अमेरिका की होती है, उसी पैटर्न पे इनको बनाया था, तो वो बन नहीं पाई थी सेना। और ये कि अमेरिका के चले जाने से उनके पास कुछ नहीं था। और फिर दूसरी बात ये कि उनके पास प्लेन थे, हेलीकॉप्टर थे, मगर वो उनकी मेंटेनेंस जो थी अमेरिकन प्राइवेट सिक्योरिटी मैन करते थे, वो भी नहीं था, उनके पास मिसिंग थी। तो वो इस वजह से, फिर दूसरी बात ये कि सेना के पास सैनिकों को सैलरी नहीं मिली थी कई महीने से, खाने तक के लिए नहीं था उनके पास पैसे और सामान उनके पास। वो बार बार सरकार से कहते थे एमुनिशन भेजो, वो और
सैनिक बुलाने की बात करते थे, सेंटर से पहुंच ही नहीं पाता था कुछ, वहाँ पे रीइंफोर्समेंट नहीं हो पा रहा था। तो ये बहुत से कारण थे जिसकी वजह से, वरना यही वो सेना है जिसके 50,000 लोग मरे हैं और बराबर ये लोग लड़ते रहे हैं तालिबान से, और इन्हीं ने कहीं भी कब्ज़ा कर लेते थे तालिबान तो ये 2 दिन 4 दिन 6 दिन के अंदर उस शहर को खाली कर लेते थे और बहुत सेक्रीफाइस भी दिए। सर जैसे अशरफ गनी की आपने कही कि वो लीडरशिप एक नहीं वो मेंटेन कर पाए, अपने लीडर का जो उनका पद था। सर एक दिन पहले वो बोलते हैं मतलब अपने बयान में कि हम लड़ेंगे, हम आगे इनका सामना करेंगे, और जस्ट अगले दिन पता चलता है कि अशरफ गनी चले गए हैं देश छोड़ के। तो मतलब आम जनता पे इसका एक कुछ असर प्रभाव तो ज़रूर पड़ता है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही चले गए छोड़कर, तो अब हम क्या करें? नहीं, ये पहले से लोग वहाँ कहने लगे थे कि हमको धोखा दिया है। आम जनता इस बात की बात कर रही थी कि अशरफ गनी ने कुछ नहीं किया, तालिबान आ गए। जो लोग आ रहे थे वहाँ पे वो कह रहे थे इस बात को। और ये है कि दूसरी बात ये कि अशरफ गनी कोई पॉलिटिकल आदमी तो थे नहीं बहुत ज़्यादा, वर्ल्ड बैंक के आदमी थे, अमेरिकन को पसंद थे। उन्हीं ने इनको, जिस तरीके से इनका इलेक्शन हुआ और जिस तरीके से इनको बिठाला गया हम सब जानते हैं, वो भी जो तरीका अपनाया गया था, और वो वही करते थे जो अमेरिकन उनसे कहते थे। और अमेरिकन ने मुल्क को तालिबान और पाकिस्तान के हवाले कर दिया था पीस टॉक्स के माध्यम से। पहले अमेरिका ने पाकिस्तान से एग्रीमेंट किया, फिर उसके बाद जब पाकिस्तान राज़ी हो गया तो तालिबान से उन्होंने बातचीत की। तो ये अमेरिका फेवर ही में नहीं था इस गवर्नमेंट की। अमेरिका को लग रहा था कि ये जो गवर्नमेंट है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, इसको पैसा हम देते हैं, फंडिंग हमारी होती है बिलियंस ऑफ डॉलर हर साल, और ये डील करती है ईरान से, रशिया से और चाइना से, जो उसके एनिमी नंबर 1 है। तो और फिर दूसरी बात ये कि जो अमेरिकन इंटरेस्ट थे उनको भी नहीं ये सर्व कर पा रही थी। अमेरिकन को ये लगा कि बेहतर ये होगा कि ऐसी इस्लामिक अफ़गानिस्तान में इस्लामिक ही गवर्नमेंट चल पाएगी उन तालिबान। लेकिन मैं नहीं समझता कि अमेरिका ने ऐसा सोचा होगा कि जो हालात हुए हैं, जिस तरीके के बने हैं, इन हालात में तो तालिबान भी वहाँ पे उन्हीं ने सोचा था एक इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, डेमोक्रेसी रहेगी, कुछ सम सेम्बलेंस ऑफ डेमोक्रेसी रहेगा, लेकिन अब वहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा। हालांकि इंटरिम गवर्नमेंट की बात हो रही है, तालिबान कह रहे हैं कि वो शरिया लॉ लगाएंगे और फिर इसके मतलब ये है कि वो सही सरकार बन जाएगी। देखिए, मुल्ला ब्रदर या का जो ग्रुप है वो भले चाहता हो कि वो सऊदी अरेबियन टाइप की एक हुकूमत हम बना लें, लेकिन बाकी घटक जो हैं उसके अंदर, तालिबान के अंदर, वो बहुत एक्सट्रीमिस्ट हैं। उनके कनेक्शन है सीधे सीधे अलकायदा से, ISS से और दूसरे ग्रुपों के साथ हैं उनकी डीलिंग्स हैं। वो कभी डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ, इन सब चीज़ों में नहीं बिलीव करेंगे। वो कहते हैं कि शरिया, और शरिया भी बहुत सख्त किस्म की शरिया। सर आपने जैसे बताया कि जो तालिबान के जो घटक हैं उनका अलकायदा, ISS और इन सब से संबंध है, और जो फरवरी में जो पीस डील साइन हुआ था अमेरिका के साथ, उसमें उनका कहना यही था कि अलकायदा नहीं आना चाहिए। और अभी आपने भी कहा कि उनका है, तो मतलब कहीं ना कहीं संभावना है कि अलकायदा भी शामिल हो ही जाएगा। नहीं, अलकायदा है वहाँ, क्या कहाँ, ISS भी है। जेल में थे जितने लोग उनको सबको छोड़ा दिया। उसमें बहुत से लोग अलकायदा के थे, ISS के थे, तालिबान भी थे, उन सबको छोड़ दिया इन्हीं। जहाँ जाते थे वहाँ जेल में छोड़ देते थे। और वो सब बड़े भटल हार्डन किस्म के लोग हैं, और वो सब अब संस्थाएं अपनी चलाएंगे। देखिए, तालिबान हर बात मानने पे तैयार था कि उसको सत्ता मिल जाए किसी सूरत से। भारत से कह रहा था कि हम आपके इंटरेस्ट को हर्ट नहीं करेंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप आइए रहिए। क्या वो सचमुच करेगा ऐसा? फिर उसके बाद अमेरिकन की सारी बातें वो जल्दी चाहते थे कि जितनी जल्दी उनको सत्ता मिल जाए ठीक है, बाकी वो बाद में करेंगे वही जो उनकी नीतियाँ रही हैं, जो उनको उनसे पाकिस्तान कहेगा वही करेंगे। सर अभी जैसे अब जो स्थिरता पैदा हो गई है अफ़गानिस्तान में, तो ये जाहिर सी बात है उसकी सीमाओं तक तो रहेगी नहीं, तो इसका सबसे ज़्यादा असर जो आसपास के मुल्क उनमें किस पे सबसे ज़्यादा पड़ेगा और किन पे पड़ेगा? देखिए, सभी देशों पे पड़ेगा और पड़ने लगा है। एक बड़ी संख्या में लोग ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और दूसरे जो बॉर्डर हैं पाकिस्तान में, बड़ी संख्या में पलायन हो रहा है, वहाँ पे लोग जा रहे हैं। और फिर उसके अलावा ये है कि उसमें बहुत से आतंकवादी भी जा रहे होंगे।
और इसका असर रशिया तक पे पड़ेगा। कॉकेशस रीजन जहाँ पे बड़ी संख्या में मुसलमान हैं रशिया के, भारत पे पड़ेगा, सब हर देश के ऊपर इनका पड़ेगा। अब मेरा मानना यह है कि भारत को चाहिए कि लीडरशिप का रोल प्ले करे, और वो स्वयं खुद और फिर उसके अलावा ये जो नेबर्स हैं अफ़गानिस्तान के या दूसरे लोग जो आतंक से पीड़ित हैं उनके साथ मिलके एक ऐसा अलायंस बनाएं और एक जॉइंट स्ट्रेटजी डेवलप करें, सब मिलके इससे निपटने की कोशिश करें बजाय इसके कि अकेले अकेले। जी सर, आपने कहा कि एक लीडरशिप का प्ले करे भारत जो प्ले रोल करे वो लीडरशिप का एक करे, कुछ स्ट्रेटजी बनाए, लेकिन क्या आपको लगता है कि अमेरिका वापसी करेगा उस ग्रुप में? जैसे जिस तरह से वो एकदम से जल्द, एक कहना गलत नहीं होगा कि अमेरिका बहुत जल्दबाजी में छोड़ के गया। पता नहीं जल्दबाजी थी या उसका प्लान ही यही था, इसका तो अभी समय बताएगा। अमेरिका जल्दबाजी में गया हो या कैसे ही गया हो, उसको कम से कम गवर्नमेंट को बता के जाना चाहिए था, छिपा के क्यों गया? हाँ, वो रात कई एयरबेस से रात चले गए। अरे भाई, प्रेसिडेंट को तो बता देते, कुछ मेजर लिए जाते, सब गवर्नमेंट को मालूम होता कि उनके जाने से जो वैक्यूम हुआ वो वैक्यूम को गवर्नमेंट फिल नहीं कर पाई, तालिबान ने फिर। और ऐसा लगता है कि तालिबान और पाकिस्तान को मालूम था, तो वो तो बिल्कुल हैंड ओवर करके चले गए पाकिस्तान के। उन्हीं ने पाकिस्तान से डील की थी और वो पाकिस्तान के साथ क्वाड की भी बात की है उन्हीं ने कि वो 4 देशों का वो एक बनाएंगे ग्रुप जिसके अंदर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और उज़्बेकिस्तान और वो रहेगा क्या कहते हैं अमेरिका। और फिर उसके बाद देखिए उन्हीं ने एक बड़ा रोल पाकिस्तान को दिया है सेंट्रल एशिया में, अफ़गानिस्तान और सेंट्रल एशिया में। उनके लिए ये मैं समझता हूँ कि बहुत इम्पोर्टेंट है ये रीजन, और वो पाकिस्तान को छोड़ना भी नहीं चाहते। बगैर पाकिस्तान की मदद के ये सेंट्रल एशिया में नहीं जा सकते। तो उन्हीं ने पाकिस्तान को दोबारा से एक नया रोल दिया है जिसको सेंट्रल एशिया ने एक्सेप्ट किया, जिसको पाकिस्तान ने एक्सेप्ट किया है। और इसके बदले में मुझे ऐसा लगता है कि अगली मीटिंग में पाकिस्तान को वो लोग मदद करेंगे FATF से बाहर आने, FATF की ग्रे लिस्ट से बाहर आने की। और पाकिस्तान की एक डिमांड बहुत दिनों से है अमेरिका से कि वो उसकी मदद करे। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से $6 बिलियन की उन्हें लोन की, और फिर उसके अलावा दूसरे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट, अगर एक बार FATF से वो बाहर आ जाएगा तो फिर उसको इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से कम दर पे लोन मिल जाएगा, और उसकी जो डिपेंडेंस है पूरी तरीके से चाइना से वो कम होगी। और दूसरी बात ये कि चाइना बहुत ज़्यादा मदद करने के पक्ष में भी नहीं है, वो 1-1 बिलियन तो दे देता है, इनको संभाल लेता है, लेकिन इस वक्त उनको काफ़ी बड़े, तो एक उनका कुछ अंडरस्टैंडिंग लगता है कि जैसे डेवलप हुई है। ये जल्दी है कहना कि कितनी हुई है, क्या हुई है, या सस्टेन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन मुझे लगता है कि काफ़ी चीज़ों पे उनके सर भारत ने उस काफ़ी इन्वेस्ट किया था अफ़गानिस्तान में, फ्यूचर को देखते हुए, आगे को देखते, लेकिन क्या लगता है वो तो अब सब पानी में गया या खत्म? नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारत ने जो इन्वेस्ट किया था वहाँ के लोगों में किया था। भारत की गुडविल वहाँ पे अफ़गानिस्तान में बहुत बड़ी है, और वो नहीं ख़त्म होगी। तालिबान ख़त्म हो जाएंगे लेकिन वो गुडविल नहीं जाएगी। और भारत ने जो वहाँ पे अच्छे काम किए हैं, सराहनीय काम किए हैं बहुत, वहाँ पे उससे लोगों का बहुत फ़ायदा हुआ है, वो भारत की तरफ आज भी देख रहे हैं। और तालिबान जैसे तो ग्रुप आते हैं चले जाते हैं बर्बाद करके, लेकिन ये कि हमारे रिश्ते जो हैं पाकिस्तान को बने हुए कुल 75 साल हुए हैं, और अफ़गानिस्तान तो कई हज़ार साल पुराना मुल्क है, तो हमारे रिश्ते अफ़गानिस्तान से हज़ारों साल पुराने हैं। उसका ज़िक्र जो है आप देख लीजिए, महाभारत में भी है और दूसरे ग्रंथों में भी है तमाम। तो ये रिश्ते नहीं ख़त्म होंगे। हाँ, ये है कि एक सेटबैक मैं समझता हूँ कि झटका है। और अभी भारत एक बहुत शक्तिशाली देश है, बड़ा इन्फ्लुएंस है उसके अलावा उसका इस क्षेत्र के ऊपर, और देखिए आने वाले समय में किस तरीके से हैंडल करते हैं। सर, भारत को जो इससे माना जा रहा है कि तालिबान के आने से नुकसान, अधिकतर जो मेन फोकस है लोगों को कश्मीर को लेकर है कि कश्मीर में होगा, या इसके इतर भी कुछ नुकसान हो सकता है? ये सही आपने कहा कि आतंकवाद को बढ़ावा वहाँ से ज़रूर ये पूरी कोशिश पाकिस्तान करेगा कि वहाँ पे मिले। लेकिन अगर इनकी आपसी में लड़ाई हो जाती है या अंदर ही जूझते रहेंगे, कुछ भी हो जाए, लेकिन पाकिस्तान ज़रूर अफ़गानिस्तान को यूज़ करेगा कश्मीर और जैसे कि वो
और भारत का एनिमी नंबर 1 है वो, उसका मेन, वो हर उसकी कोशिश यही होती है कि किसी भी सूरत से उसको कमज़ोर कर। सर आखिरी सवाल ये कि अभी कुछ अफ़गान जो नागरिक हैं यहाँ पर रहते हैं भारत में, उनसे बात कर रहा था तो उनमें मैंने एक चीज़ देखी, जो युवाओं की सोच है वो तालिबान को लेके न जाने वो उस, जब शुरू में तालिबान आया था तो उसने कहा था हम आपको अच्छी सरकार देंगे, गवर्नेंस देंगे, वो जो भरोसा था कुछ इस तरह का युवाओं को अब लग रहा है कि शांति आएगी देश में। वो बेसिकली उनके जो पॉइंट्स हैं, उनका कहना है कि अब चोरी नहीं होगी, डकैती नहीं होगी, प्रोस्टिट्यूशन नहीं होगा। तो इसको आप कितना मानते हैं कि मतलब युवा ऐसी सोच अरे को ये बचपना है उन लोगों का, वो लोग परेशान थे वहाँ पे। इस तरह की घटनाएं, ये जो गवर्नमेंट थी ये कुछ गवर्नमेंट डिलीवर नहीं कर पाती थी, बहुत ही करप्शन बहुत डीप रूटेड था, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत थी, पैसा आता था अमेरिका से, सब बड़े बड़े ऑफिसर्स खा पी जाते थे। वहाँ पे एक क्लिक थी बनी हुई, न इससे पहले की जो हुकूमत थी करज़ाई की, वो कंट्रोल कर पाए करप्शन को, उनके पीरियड में बहुत बढ़ा, फिर उसके बाद इनके पीरियड में भी लगातार बढ़ता चला गया। लोगों को, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि तालिबान आएंगे तो अमन शांति आ जाएगी, पहले भी यही हुआ था। जब तालिबान आए थे उस वक्त लोग मुजाहिदीन से परेशान थे, तो सोवियत यूनियन और कि सोवियत यूनियन चला गया, मुजाहिदीन आए, वो आपस में लड़ने लगे, तो तालिबान आए तो लोगों का लगा अमन शांति आएगी। ये एक टेम्प्रेरी बात है। मानी तालिबान में खुद ऐसे ग्रुप हैं जो लूट मार में इन्वॉल्व हैं, अभी से शुरू कर दी उन्हीं ने। ये लोग यहाँ बैठे में, इनको स्थिति का क्या मालूम। सर यूएनएससी में अभी अध्यक्षता भारत के पास है, तो क्या लग रहा है कुछ भारत कदम अपनी तरफ से उठा सकता है? मेरे ख्याल है आने वाले समय में कई मीटिंग्स होंगी और एक जॉइंट स्ट्रेटजी बनाने की कोशिश की जाएगी। तो ये थे कमर आगा साहब, जिनका कहना ये था कि भारत को भी एक अब लीडिंग रोल प्ले करना होगा अफ़गानिस्तान के लिए, और एक स्ट्रेटजी बनाई जाए और तालिबान ज़्यादा लंबा नहीं टिकेगा। बाकी खबरों के लिए बने रहिए मनी कंट्रोल हिंदी के साथ।